थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को थेल्स प्रमेय बता दिया था और ये उसका विलोम है। कोई भी थ्योरम हो उसका विलोम भी होता है, कन्वर्स। तो थेल्स प्रमेय का विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और थेल्स प्रमेय क्या कहती थी कि यदि कोई रेखा इस भुजा के समांतर है, यदि कोई रेखा इस भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि समान अनुपात में पहले से ही विभाजित कर रहा है तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों लाइनें समांतर हैं। ये थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये दो लाइनें समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। और इसका विलोम कह रहा है कि ये दो लाइनें पहले से ही समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो सिद्ध करके दिखाइए कि विभाजित करने वाली लाइन समांतर होती है। इस प्रकार से तो इसमें सबसे पहले हम लोग दिया है लिखेंगे कथन। ये थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो थेल्स प्रमेय पिछले वीडियो में हमने बता दिया था और अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम को। सबसे पहले ये कथन है, अब इसके बाद दिया है। अगला टॉपिक है दिया है। दिया है त्रिभुज एबीसी में, दिया है त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई, रेखा डीई भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर, AC को बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, प्रतिच्छेद करती है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये दिया है में लिखेंगे कि ये जो रेखा D है, जो रेखा D है त्रिभुज ABC को इस प्रकार से, त्रिभुज ABC में रेखा D भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो रेखा D है लाइन AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC क्या है? समान अनुपात। और पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि जो स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट होता है, कभी कभी अगर स्टेटमेंट लिख दिया तो ये समझ में नहीं आता है कि दिया है क्या लिखना है और सिद्ध क्या करना है। तो दिया है इसमें लिखा है ये रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये दिया है कि मटेरियल है, इसलिए हम लोगों ने दिया है में लिख दिया समान अनुपात वाला मटेरियल। अब सिद्ध करना है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो लाइन डी है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा का मीन्स AB और AC का यूज हो चुका है तो इसकी तीसरी भुजा BC, BC की ये D पैरेलल है, ये सिद्ध करना है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है D समांतर BC, D समांतर BC। ये सिद्ध करना है कि जो D है BC के समांतर है, D समांतर BC। अब इसका जो मेन टॉपिक है उपपत्ति। अब हम लोग इसका उपपत्ति, अगला टॉपिक है उपपत्ति। उपपत्ति में हम लोग मान लेंगे, हम लोगों ने माना
कि डी नहीं पता है कि बीसी के समांतर है, होती तो है ही है डी बीसी के समांतर, पर हम लोग मान लेंगे कि हमें नहीं पता है कि डी बीसी के समांतर है। हम लोग मानेंगे कि डीएफ एक ऐसी लाइन है जो बीसी के समांतर है, हालांकि डीएफ नहीं दिख रही समांतर, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि डी को हम नहीं जानते कि बीसी के समांतर है। हम क्लियर किसको मानेंगे कि डीएफ है एक लाइन जो बीसी के समांतर है। जैसे कोई वकील जब अपना केस लड़ने जाता है और जज को डायरेक्ट बोल दे कि ये जिसका मैं वकीलत लिया हूं सही है, तो क्या जज मान लेगा? तो डायरेक्ट नहीं बता सकते ना कि डी बीसी के समांतर, जबकि होता है। हम गवाह के तौर पर एक अदर लाइन लेते हैं कि जैसे उसको प्रूव करते थे कि प्रूव करो कि रूट 2 इरेशनल है, तो पहले हम मान लेते थे रेशनल है। उसी प्रकार से इसमें हम मान लेंगे कि हमने माना डी समांतर नहीं है बीसी के, कुछ टाइम के लिए डीएफ समांतर है बीसी के। तो माना त्रिभुज एबीसी में माना रेखा डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, भुजा बीसी के समांतर नहीं है, तब होती है समांतर। लेकिन हम लोग तर्क इस प्रकार का देंगे क्या समांतर नहीं, इसका मतलब कि हम लोगों को पता नहीं है कि डी समांतर बीसी की। ये जो तर्क दे रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में ये जो भुजा है, त्रिभुज एबीसी में रेखा डी भुजा बीसी के समांतर, त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, तब डी से होकर जाने वाली एक अन्य रेखा अवश्य होगी जो बीसी के समांतर होगी। इस प्रकार से है ही है। हमने जब मान लिया कि हमें नहीं पता है कि डी समांतर है बीसी के, हम लोग इस तरह का तर्क देंगे कि माना डी बीसी के समांतर नहीं है, तब एक रेखा अवश्य होगी जो डी के समांतर होगी। कोई भी रेखा हो उसके समांतर तो कोई रेखा होती ही है। हमने अभी प्रेक्षण के तौर पर मान लिया कि माना डीएफ समांतर है बीसी के, तो जब ये रेखा डीएफ समांतर होगी बीसी के, वहां तत्काल कौन सी प्रमेय रेफर हो जाएगी? थेल्स प्रमेय। जिस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसी प्रकार यदि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के समांतर है तो वहां हम लोग लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय। तब थेल्स प्रमेय से अब जब हम लोगों ने मान ही लिया कि डीएफ समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। और समान अनुपात क्या होता है कि AD अपॉन DV इक्वल टू AF अपॉन FC, ये समान अनुपात होता है। ए से नहीं, DF को समांतर माने थे ना, तो AD अपॉन DV इक्वल टू AF अपॉन FC। और तथा दिया है AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहां से आ गया? दिया है, प्रश्न में दिया है कि ये जो रेखा डी है पहले से ही समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो जो दिया है उसको भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं और फिर तुलना कर देते हैं। देखो इसका बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष है तो हम लोग इसकी तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे
तो देखो बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष है तो दायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, यही तुलना करना कहलाता है। तो बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष है तो दायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, यही तुलना करना कहलाता है। तो दायां पक्ष इसका क्या है, AF अपान FC इक्वल टू AE अपान EC। AF अपान FC इक्वल टू AE अपान EC। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 क्यों जोड़ रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों। मैथमेटिक्स का नियम है, कोई भी समान संख्या दोनों पक्षों में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1 क्यों जोड़ रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि AF अपान FC प्लस 1 अपान कुछ नहीं तो 1 कर दो, AE अपान EC प्लस 1 ऐसे। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो FC तिर्यक गुणा होगा तो AFC इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो AFC नीचे नीचे गुणा हुआ ऊपर तिर्यक गुणा तो AF प्लस FC। इसी प्रकार से ये EC हो जाएगा, अतिरिक्त गुणा होगा तो AE प्लस EC। देखिए बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जिस प्रकार से कोई लाइन है, जिस प्रकार से कोई लाइन होती है कि मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर या 3, तो टोटल कितनी हुई 2 + 3 तो कितनी हुई 5। उसी प्रकार से लाइनें भी ऐड होती हैं। यहां लिखा है AF प्लस FC, AF प्लस FC। देखिए ध्यान से, AF में FC को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा AC, और अपान क्या लिखा है FC, उसको लिखा रहने दीजिए। इसी प्रकार से AE प्लस EC लिखा है, AE में EC को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा AE प्लस EC, तो क्या कहलाएगा AC अपान EC। तो AC से AC कैंसिल हुआ तो 1 1 बचा, तिर्यक गुणा करेंगे तो FC इक्वल टू EC। ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि FC इक्वल टू EC। इसका मीन्स ये हुआ कि जितना EC के डिस्टेंस है उतने FC के डिस्टेंस है। क्या ये संभव हो सकता है? ये जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, हमको ये बताना चाहता है कि अगर EC के डिस्टेंस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो FC की भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये रिजल्ट हमको ये बताता है कि DF और D एक ही जगह पर हैं, और अगर दो लाइनें इसी लाइन से अगर दूसरी लाइन जाती है तो ऐसी लाइन को संपाती रेखा बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट ये बताना चाहता है कि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना EC के डिस्टेंस हो उतना FC के, ये तो दूर दूर है। देखो ये यहाँ है, ये थोड़ा ऊपर है। तो ये रिजल्ट हमको इशारा कर रहा है कि ये दोनों लाइनें एक ही जगह पर हैं, भले दूर दूर दिख रही हैं। तो हम लोग यहाँ एक नोट लगाएंगे कि ये जो रिजल्ट आया है ये पॉसिबल, यह तब संभव होगा जब DF और D संपाती हो जाएं, तब ये संभव होगा। अतः यह तब संभव है, अतः यह तब संभव है जब रेखा DE तथा DF संपाती हो जाएं, DE तथा DF संपाती हो जाएं, संपाती हो जाएं। संपाती का मीन्स कि दोनों रेखाएं, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो जाए। तो ये परिणाम हमको ये बताता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये तो पता ही नहीं था कि समांतर है, तो इसको हम लोग कन्फर्म माने थे कि ये समांतर है, और रिजल्ट बता रहा है कि दोनों रेखाएं संपाती हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब ये लाइन इसी लाइन में है तो ये वाली समांतर है, तो ये भी समांतर है, और सिद्ध हो गया। तो हम लोगों ने जो माना था कि ये वाली समांतर नहीं है, तो हम लोगों को मानना गलत था। तो अतः हमारा मानना सही नहीं था,
अतः स्पष्ट है कि डी समांतर बीसी इति सिद्धम। जो हम लोगों ने उस समय माना था कि डी समांतर नहीं है बीसी के, तो वो सही नहीं था। डी समांतर होगा बीसी के, तो वो नोट लगा दो कि अतः हमारा मानना सही नहीं था। आवर एज्यूमिंग इज नॉट करेक्ट, आवर एज्यूमिंग इज इनकरेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था, माना था, वो इनकरेक्ट है। अतः स्पष्ट है कि डी होगा समांतर बीसी के। हम लोगों ने माना था कि अभी फिलहाल के लिए नहीं है समांतर बीसी, लेकिन हमारा परिणाम आया कि ईसी इक्वल टू है एफ सी, तो हम लोग तुरंत समझ गए कि डी एफ और डी एक साथ हैं। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स को हम खड़ा कर दें, और एक का वेट हमको नहीं पता है और दूसरे का वेट 50 kg है, और कोई आके कह दे कि दोनों का वेट समान है, तो इसका मतलब दूसरा भी 50 हो गया। तो इसको नहीं पता था, डीएफ पता था, और जो रिजल्ट आ रहा बोल रहा डीएफ और डी दोनों एक साथ हैं, संपाती हैं। यही थी रिजल्ट मींस एफसी इक्वल टू ईसी का मतलब हुआ जितना इतनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस। तो हम लोग समझ गए जब दोनों लाइन एक साथ हैं तो इसको हमको पता है कि समांतर है, ये नहीं पता है समांतर। जब दोनों लाइन एक साथ हो गई तो इसका मतलब कि डी भी समांतर हो गई। लेकिन जो हम लोगों ने माना था कि समांतर नहीं है, तो वो गलत है, और डी समांतर होगा बीसी के इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूव किया थेल्स प्रमेय का विलोम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये थेल्स प्रमेय का विलोम समझ में आ गया होगा। और अगली प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बता चुके हैं आप लोगों को, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।